अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद नवाज़। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, बाय डायाफ्राम सेल, जिसको हम नेल्सन सेल भी कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसमें रिएक्शंस और कुछ प्रॉब्लम्स हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो हमारे पास एक नेल्सन सेल है, अगर हम उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें हमारे पास जो सेल है ये स्टील का बना हुआ होता है। तो सिंपल आपने बात रखनी है कि आपके पास जो सेल है यानी कि नेल्सन सेल और जिसको हम डायाफ्राम सेल कह रहे हैं, ये डायाफ्राम सेल जो है ये स्टील का बना होता है। इसके अंदर चूँकि दो इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो भी हो उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो एनोड है, और जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं। इन दिस सेल जो आपके पास कैथोड है ऑब्लॉन्ग का मतलब है कि ये लेंथ में होता है, लंबाई में होता है, चबूतरे की फॉर्म में, स्टील वेसल की फॉर्म में स्टील का बना हुआ होता है, और लाइंड इनसाइड, लाइन का मतलब है कि इसको पेंट किया गया होता है, ये पेंटेड होता है इनसाइड अंदर की तरफ से। किससे? एस्बेस्टस डायाफ्राम। एस्बेस्टस डायाफ्राम क्या है? ये बेसिकली वो आपके पास मटेरियल है जिसको आप फाइब्रस मटेरियल के तौर पे समझ सकते हैं कि हम इस एस्बेस्टस डायाफ्राम को हम एस्बेस्टस डायाफ्राम की मदद से जो कैथोड है, जो कि आपके पास आयरन का बेसिकली बना हुआ होता है, उस आयरन के इन साइड पे, कैथोड के इन साइड पे हमने एस्बेस्टस डायाफ्राम को यूज़ किया होता है। एस्बेस्टस डायाफ्राम कुछ जो आयंस हैं, स्पेसिफिक आयन, उनको पास करने देता है और कुछ आयंस को वो रोक लेता है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, बायोलॉजिकल की टर्म है, कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन स्पेसिफिक आयंस को पास करती हैं और सब आयंस को पास होने नहीं देती। सेम काम यहाँ पे डायाफ्राम का भी है। हम यहाँ पे डायाफ्राम क्यों यूज़ करते हैं, लास्ट में जाके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उनमें हमें आधी जगह हम इसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें जो एनोड है, एनोड बेसिकली ये ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का बना होता है, और ये यू शेप एनोड होता है जिसको डायाफ्राम के अंदर सस्पेंड किया गया होता है, यानी कि लटकाया गया होता है। आपके पास अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये बेसिकली यू शेप, ये आपके पास कैथोड है, परफोरेटेड, ये आपके पास कैथोड है। इस कैथोड के इन साइड पे क्या है हमारे पास, इसके इन साइड पे हमारे पास डायाफ्राम मौजूद है, और इस कैथोड के इन साइड जो ये आपके पास है, ये आपके पास एनोड है ग्रेफाइट का बना हुआ, जिसको बेसिकली सस्पेंड किया गया है इस कैथोड के अंदर, और यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड, और जिसको इनसाइड से लाइन किया गया डायाफ्राम से। इसके यहाँ पर जो सोल्यूशन है ये क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है। ये सोल्यूशन है किस चीज़ का? ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या पढ़ते हैं? ब्राइन सोल्यूशन क्या रहे होते हैं। और एक और चीज़ हमारे पास क्या है? कैच बेसन, यानी कि बीकर है सिंपल, जिस बीकर के अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हम उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस बीकर के अंदर हम कैच करते जाएंगे। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा दोबारा समझते हैं कि ये ओवरऑल जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये स्टील का बना हुआ है। इसमें ये कैच बेसन है फॉर द कलेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। ये परफोरेटेड कैथोड्स हैं जो कि आयरन के बने हुए हैं, इसको इन साइड से लाइन किया गया है एस्बेस्टस डायाफ्राम से, और ये आपके पास यहाँ पर ग्रेफाइट का बना हुआ ये एनोड है जिसको सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है इस कैथोड के अंदर, जहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूशन मौजूद है
ब्रायन सोल्यूशन यानी कि NaCl का सोल्यूशन मौजूद है। तो ये बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब अगर हम बात करें ब्रायन सोल्यूशन की, तो जब आप NaCl सॉलिड को आप किस में ऐड करेंगे, वाटर में, तो वाटर में ऐड करने से डिफरेंट आयंस बनेंगे, जैसे Na पॉजिटिव आएगा प्लस Cl नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। हमने ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो जो अपोजिटली चार्ज आयन हैं वो रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, यानी कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। और इनकी जो मूवमेंट है इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर बेस कर रही होती है कि कौन सा आयन पहले इलेक्ट्रोड पे जाके खुद को डिस्चार्ज करेगा। तो जैसे ही करंट को पास करते हैं तो एट एनोड पे हाइड्रोक्सिल आयन की बजाय कौन पहुंचता है, एनोड पे क्लोराइड आयन ये जल्दी पहुंच जाते हैं। और एनोड पे हमेशा क्या होती है, एनोड पे हमेशा ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है, वहाँ पे क्लोराइड आयंस ये पहले मूव कर जाएंगे और वहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि ये अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेंगे, नेगेटिव चार्ज ख़त्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, और यही क्या है, ऑक्सीडेशन भी है। जब क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्लोरीन गैस आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये आपके पास एनोड है, इस एनोड पे ये क्लोरीन गैस बन रही है, जिसको हम एक साइड पाइप से इसको बाहर एस्केप करवा रहे हैं। अगर हम फर्दर बात करें कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, डेफिनेटली कैथोड पे कौन मूव करेगा, या तो सोडियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन। लेकिन सोडियम और हाइड्रोजन, इन दोनों में से जो हाइड्रोजन है ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए ये पहले मूव कर जाएगी किसकी तरफ, ये कैथोड की तरफ। रिएक्शन देखते हैं जी। तो आपके पास जो कैथोड है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा कि आपके पास जो वाटर है, इस वाटर में से जो H पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस को बना देंगे, उस में क्या रहेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएंगे। अभी तक जो हमने दो रिएक्शन पढ़े हैं, उन रिएक्शन में कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, एनोड पे क्लोरीन गैस बन रही है, लेकिन सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों अभी तक फ्री हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास जो सोडियम आयंस मौजूद हैं और जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं, ये दोनों आयंस आपस में कंबाइन हो जाएंगे और आपके पास क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम कैच बेसन में कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रिपेयर हो चुका है। अगर हम थोड़ी सी डायग्राम की तरफ बात करें तो ये आपके पास कैथोड है परफोरेटेड, इसके इन साइड से एस्बेस्टस डायाफ्राम को लाइन किया गया है। ये आपके पास एनोड है, एनोड पे क्लोरीन गैस बन रही है, कैथोड पे ये हाइड्रोजन गैस बन रही है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम इस कैच बेसन में कलेक्ट कर रहे हैं। और ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को सॉलिड फॉर्म में हमने वाटर में ऐड किया है, इसका सोल्यूशन बनाया है। तो आपके पास वो क्या रहा है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा में मिल रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें दो प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। यही दो प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशन ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, पहली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास क्लोरीन गैस है, पॉसिबल है कि जो क्लोरीन गैस है ये क्लोरीन गैस हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ कंबाइन हो जाए और क्या बना दे, हाइपोक्लोराइड आयन बना दे और साथ में वाटर को प्रोड्यूस कर दे। यानी कि ये जो आपके पास क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ मिलके हाइपोक्लोराइड आयन बना सकती है। ये प्रॉब्लम है। हम ऐसा करने से, प्रिवेंट करने से कि क्लोरीन हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट ना करे, उसको रोकने से क्या करते हैं, हम फिर एस्बेस्टस डायाफ्राम का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम डायाफ्राम सेल भी कहते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली इस बात को क्लियर किया गया है कि हमने इस सेल के अंदर डायाफ्राम को क्यों यूज़ किया है। इस वजह से यूज़ किया गया है कि आपका जो क्लोरीन है वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड ना बना दे, इस वजह से हमने यहाँ पर डायाफ्राम को यूज़ किया है। इस प्रॉब्लम क्या थी कि क्लोरीन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड आयन बना सकता है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे किया गया है, एस्बेस्टस डायाफ्राम को यूज़ किया गया है। उसका काम क्या है, ये दोनों सॉल्यूशंस
यानी कि दोनों सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, ये कैटाइंस और जो एनाइंस हैं यानी कि सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों को सेपरेट रखता है, लेकिन ये अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयंस को पास होने देता है, लेकिन क्लोरीन गैस को या क्लोराइड आयंस को ये पास होने नहीं देता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एज आ मेम्ब्रेन के तौर पे काम कर रहा होता है कि स्पेसिफिक आयन को मूव करवाता है, लेकिन तमाम हम पास नहीं कर सकते। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन एनोड की तरफ मूव कर जाएं और वहाँ पर जाकर ये ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर दें, ये हो सकता है। और जो ऑक्सीजन गैस बनेगी वो ऑक्सीजन गैस इस क्लोरीन को ख़राब कर देगी, कंटेमिनेट कर देगी। जैसे यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो हाइड्रोक्साइड आयन है, अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं तो एनोड पर जाके खुद को डिस्चार्ज करेंगे और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देंगे। और जब ये हाइड्रोजन गैस बनेगी तो ये हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस को जो पहले से बन रही है उसको कंटेमिनेट कर देंगे और उस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन की तादाद भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे आपके पास जो कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी जो फॉर्मेशन है, उसकी प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हाइड्रोक्साइड आयन अगर ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ पर जाकर खुद को डिस्चार्ज करेंगे। किस तरह से? ये हाइड्रोजन गैस बना देंगे, वही हाइड्रोजन गैस क्लोरीन को कंटेमिनेट कर देगी, ख़राब कर देगी। फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि हाइड्रोक्साइड आयन ये ना मूव कर सकें किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो उसका हमने हल ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास ये दो कंपार्टमेंट हैं, एक एनोड कंपार्टमेंट है यानी कि एक हिस्सा एनोड का है और एक हिस्सा वापस क्या है, कैथोड का है। हमने एनोड के अंदर जो ब्राइन सॉल्यूशन है इसका जो लेवल है ये अप रखा हुआ है और कैथोड के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन का लेवल क्या, थोड़ा सा लो है। हमेशा यूनिवर्सल रूल ये है कि चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ आती हैं, कम से ज़्यादा की तरफ मूव नहीं करती। इसलिए जो यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद होंगे वो इस एनोड की तरफ मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें एनोड कंपार्टमेंट के अंदर जो ब्राइन सॉल्यूशन का लेवल है वो क्या है, वो अप है। इसका सॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोक्साइड इस एनोड की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो ये दो प्रॉब्लम्स और दो सॉल्यूशन, ये दोनों हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। दोबारा रिपीट करूँगा, सुनिएगा कि आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जो क्लोरीन गैस है ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड बना सकती है, लेकिन हमने इसका हल क्या निकाला है, हमने इस सेल के अंदर डायाफ्राम को यूज़ किया हुआ है, एस्बेस्टस डायाफ्राम को यूज़ किया हुआ है, जो कि दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट रखता है और सिर्फ सोडियम आयन को मूव करवाता है इसकी तरफ, कैथोड की तरफ। जबकि इसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर जाकर ये ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। अब हाइड्रोक्साइड आयन ये एनोड की तरफ मूव ना करें, उसका हल क्या है कि हमने इस एनोड कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन है ब्राइन का उसका लेवल थोड़ा सा अप रखा हुआ है, जिससे जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एनोड की तरफ मूव नहीं कर सकते। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके उसी तरीके से तैयार कीजिएगा। इससे रिलेटेड शॉर्ट और एमसीक्यूज भी ऐसे तरीके आपने तैयार करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।